बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा नहीं लगाया क्योंकि वो कंपनी काफ़ी दिनों से लॉस कर रही थी और लिस्टिंग में काफ़ी अच्छा गेन हुआ उसमें। सिमिलरली उसी तरह एक जोमेटो का आईपीओ आया अभी रिसेंटली और कंपनी के प्राइस में काफ़ी बड़ा जंप हुआ और वहाँ पर भी केवल और केवल यही कारण था कि मैंने पैसा नहीं लगाया क्योंकि वो कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन लिस्टिंग के समय ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे ही प्रश्न से जूझ रहे हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं? हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि हम आपकी सारी क्वेरी का आंसर लेकर इस वीडियो में आए हैं। हमें क्यों लॉस मेकिंग वेंचर्स पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और उनके वैल्यूएशंस के बारे में जरा देखेंगे कि ये कंपनियां जो कि इन QSR सेक्टर या इंडियन फूड सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट करती हैं उसमें पैसा निवेश करना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं इक्विटी फंडा। देवयानी इंटरनेशनल, जिसको कि इंडिया में KFC, पिज्जा हट, इसके लाइसेंस मिले हुए हैं इनके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और मास्टर फ्रेंचाइज लिया है इन्होंने यम से, जो कि US का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके पास की मोर देन 50,000 आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में। इस आईपीओ में निवेश करना कितना अच्छा होगा उसके पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इकोसिस्टम जो कि फूड सर्विस सेक्टर में है वो पूरी दुनिया में कैसा है, इंडिया में हम किस पायदान पे हैं और यहाँ से कितनी ग्रोथ संभव हो सकती है इस सेक्टर में, ताकि क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं है तब तक हम पैसा निवेश करेंगे तो हमारा पैसा फलेगा फूलेगा नहीं। तो हमको ग्रोथ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया के उन्नत देशों या डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में अगर बात करें तो चाइना और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जहां पर कि अपने पूरी GDP का 4.3% से लेके 4.6% तक वहां के लोग फूड सर्विसेज सेक्टर पे खर्च करते हैं। इंडिया की बात अगर की जाए तो इंडिया 2.1% अपने टोटल GDP का यहाँ पर फूड सर्विसेज का मार्केट शेयर है। US की अगर बात करें तो फूड सर्विसेज सेक्टर में जो QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसमें कि देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ आ रहा है, उसमें 39% अपने फूड सर्विसेज सेक्टर का है, जो कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में केवल और केवल 4% ही है। मतलब पूरे 4% का मतलब यह है कि अगर 2.1% हम देखेंगे पूरे GDP का तो वहां पर $56.5 बिलियन का मार्केट है इंडिया में, और उसका 4% के करीब मतलब $2.1 बिलियन के करीब का मार्केट इंडिया में 2020 में रहा है। इंडिया में जो फूड सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ के जो ड्राइवर हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही यंग एज की है। अगर हम कंपेयर करें दुनिया में किसी भी देश से, तकरीबन 29 साल का एवरेज एज इंडिया में है, और यहाँ का जो मिडिल क्लास है वो उसकी इनकम का बढ़ना भी एक बड़ा ड्राइवर माना जाता है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इनकम अगर बढ़ती है तो सबसे पहले चीज अपने आदमी फूड हैबिट चेंज करता है और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनता है और फिर अच्छे घर में रहता है। तो सबसे पहली चीज जो इफेक्ट पड़ेगा वो फूड पे पड़ना चाहिए, इनकम अगर बढ़ती है लोगों की। तो इंडिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म जिस तरह से डेवलप हो रहा है तो टूरिस्ट अगर आते हैं तो भी इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और वुमेन वर्कफोर्स जो कि इंडिया में काफी कम है, और यहाँ से अगर वुमेन वर्कफोर्स बढ़ती है तो वो भी एक ड्राइवर होता है, क्योंकि अगर वुमेन वर्कफोर्स बढ़ेगी तो घर में खाना बनाने वाले लोगों की कमी होगी और लोग बाहर ज्यादा खाना पसंद करेंगे। इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी एक इसकी वजह मानी जाती है कि लोगों को सर्वसुलभ इंटरनेट रहेगा तो लोग बाहर से खाना मंगा सकेंगे। और उसके साथ अर्बनाइजेशन भी, इंडिया में जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसका एक ड्राइवर ये भी हो सकता है। अब जो फूड सर्विसेज सेक्टर है, पूरे फूड सर्विसेज सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो कि हम देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ की एनालिसिस कर रहे हैं उसमें वो QSR सेगमेंट में आता है, और QSR जो सेगमेंट है ये पूरे फूड सर्विसेज में जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल है उसका एक पार्ट है। तो ऑर्गेनाइज जो फूड रिटेल है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, दूसरा कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, और उसके बाद पब, बार, क्लब, लॉन्जेस हैं, और फिर QSR सेक्टर है जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, फिर हम कैफे हमारे सामने हैं, और दूसरा फ्रोजन डेजर्ट है। इंडिया में जो फूड सर्विसेज मार्केट रहा है 2020 के एक डेटा के अनुसार वहां पर 4,23,000 करोड़ का टोटल मार्केट है, और इसका एक साइजेबल मार्केट अनऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ है, जहां पर कि 2.5 लाख करोड़ का मार्केट अनऑर्गेनाइज फूड मार्केट है, जो कि हम स्ट्रीट फूड कह लें या छोटी इटरीज हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं।
होटल इन होटल जो कि ऑर्गेनाइज में है, वो एक बहुत छोटा मार्केट है, करीब 12,000 करोड़ के करीब का मार्केट है। टोटल अगर हम ऑर्गेनाइज रिटेल की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज रिटेल चेन जो है वो 40,000 करोड़ के करीब मार्केट है, और QSR उसके अंदर 18,000 या कह लें 19,000, 18 से 19,000 करोड़ के करीब का 2020 में ये मार्केट रहा है। इस सेक्टर में जो ग्रोथ की उम्मीद है वो 2025 तक आते आते 9% CAGR से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा ये सेक्टर, और 2025 में 6,50,000 करोड़ का टोटल मार्केट हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनाइज फूड रिटेल जो चेन है उसके अंदर किस प्रकार का ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो उसमें जो ग्रोथ होगा QSR सेगमेंट में 2025 में पूरा मार्केट शेयर इन कंपनियों के पास 54% का होगा, मतलब मोर देन 50% QSR के पास होगा, जो कि मौजूदा 2020 में अगर देखें तो वो 47% के करीब है। तो इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा, या कैजुअल डाइनिंग कह लें, कैफे कह लें, या और भी फ्रोजन डेजर्ट कह लें, उन सबसे ज्यादा ग्रोथ और मार्केट शेयर्स में एक्सपेंशन QSR सेगमेंट में देखने को मिलेगी। अब QSR में हम देखेंगे तो लोग क्या ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, तो 2015 से लेकर 2020 के डेटा के अनुसार बर्गर और पिज्जा का जो मार्केट रहा है वो 2400 करोड़ का 2015 में रहा है, जो कि मोर देन डबल 2020 में 5800 करोड़ के करीब का हो चुका है। पिज्जा का जो मार्केट है वो 2700 करोड़ का मार्केट 2015 में था, वो बढ़कर 5000 करोड़ का मार्केट 2020 में हो चुका है। अब इंडिया में जो लिस्टेड पीयर्स हैं उसके अंदर हम अगर देखेंगे QSR सेगमेंट में, तो देवयानी इंटरनेशनल को जो कम्पीट करेंगी कंपनियां, उसमें डोमिनोज पिज्जा है जिसको कि जुबलेंट फूडवर्क्स को लाइसेंस मिला हुआ है, उसके बाद मैकडोनल्ड्स हैं जिसको कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को लाइसेंस मिला हुआ है, और उसके बाद बर्गर किंग को मिला हुआ है। तो ये इनकी 3 कंपनियां हैं जो कि जिनको मास्टर फ्रेंचाइजी अपने इंटरनेशनल रिटेलर से मिली हुई है। देवयानी इंटरनेशनल जिनके पास की कह लें कि इनका जो यम ब्रांड है उसमें KFC और पिज्जा हट है, और उसके बाद कोस्टा के कॉफी चेन चलाते हैं ये कोस्टा, और इंटरनेशनल बिजनेस भी कंपनी करती है। तो इंटरनेशनल में नेपाल और नाइजीरिया में ये KFC और पिज्जा हट के ब्रांड को चलाते हैं। कंपनी ने कुछ अपने ब्रांड भी डेवलप कर रखे हैं जिसको कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े मॉल्स में या एयरपोर्ट्स पे आपको दिखेंगे, जिसमें कि वांगो होगा साउथ इंडियन फूड का, और उसके साथ द फूड स्ट्रीट है इनके, आइल बार भी आपको दिखेंगे, और उसके साथ अमरेली और कह लें कि क्रश जूस बार भी है कंपनी का। कंपनी के पास टोटल आउटलेट काउंट 735 है, जो कि जुबलेंट फूड के पास 1460 आउटलेट हैं पूरे इंडिया में, और QSR सेगमेंट में सबसे बड़े आउटलेट की कंपनी जुबलेंट फूड है। जुबलेंट फूड के पास जो लाइसेंस है इनके पास डोमिनोज पिज्जा के, डंकिन डोनट्स के, और इंटरनेशनल में कंपनी भी ऑपरेट करती है श्रीलंका और बांग्लादेश में। कंपनी ने अपने भी ब्रांड डेवलप कर रही है जिसमें कि हॉन्ग्स किचन है, चाइनीज फूड जिसमें कंपनी देती है अपने कस्टमर्स को, और इन्होंने हाल फिलहाल में एक दम बिरयानी के नाम से एक रिटेल आउटलेट लॉन्च किया है। कंपनी अभी हाल फिलहाल में ही फोरे कर रही है रेडी टू ईट सेगमेंट शेफ बॉस में। कंपनी मार्च के महीने में पॉपेज जो कि US का एक ब्रांड है जहाँ की चेन रेस्टोरेंट हैं, वो फ्राइड चिकन में है, तो फ्राइड चिकन को लेकर भी कंपनी आने वाली है जल्द ही। इसके बाद वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है जिसके पास की 529 रिटेल आउटलेट काउंट है, उनके पास मैकडोनल्ड्स और मैककैफे के रेस्टोरेंट हैं। बर्गर किंग की अगर बात करें तो बर्गर किंग में 265 इनके रिटेल आउटलेट काउंट है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का एक मैट्रिक्स होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कंपनियां माल बेचती हैं उसमें कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स रहता है, और वो ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को निर्धारित करता है। तो हम पूरे QSR सेगमेंट में देखेंगे तो जिसमें कि पिज्जा जो कंपनियां बना रही हैं उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काफी नीचे है, 22 से 23% के करीब कह लें कि पिज्जा हट और डोमिनोज का है। लेकिन वहीं पर अगर हम KFC की बात कर लें या मैकडोनल्ड्स की बात कर लें तो वो 34 से 36% के बीच में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी घटती है। अब ये कंपनियां जो भी इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, अपने इंटरनेशनल रिटेलर को इनको एक फी देनी पड़ती है जिसे हम रॉयल्टी फी कहते हैं। तो रॉयल्टी फी में डोमिनोज का अगर हम डोमिनोज की बात करें तो वो काफी निचले पायदान पे हैं, 3 से 4% के करीब ही केवल रॉयल्टी फीस ये अपने इंटरनेशनल रिटेलर को देते हैं। KFC की बात करें तो 7 से 8% की है जो कि देवयानी इंटरनेशनल ऑपरेट करती हैं, और पिज्जा हट भी 7 से 8% के करीब ये अपने रॉयल्टी फी पे करते हैं। तो रॉयल्टी फी पे करने में KFC और पिज्जा हट ज्यादा पे करते हैं ये लोग।
अब देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ के डिटेल के बारे में जाने उसके पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखेंगे कि कंपनी किस तरह से करी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कंपनियां लॉस कर रही हैं और कंपनी लगातार 3 सालों से लॉस में है, और इस साल जो 2021 में कंपनी को 63 करोड़ रुपए का लॉस था, जो कि लास्ट ईयर 121 करोड़ था, और उसके पहले साल 2019 में कंपनी को 94 करोड़ का लॉस था। कंपनी का इस साल जो रेवेन्यू है 1135 करोड़ के करीब का रेवेन्यू है। कंपनी लास्ट ईयर तक अगर देखें तो इनका नेटवर्थ माइनस में था, इस साल लेकिन कंपनी का नेटवर्थ 113 करोड़ रुपए पॉजिटिव हुआ है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो केवल और केवल 1 रुपए 3 पैसे के करीब है। देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ को अगर बारीकी से देखेंगे तो उनका जो रेवेन्यू प्रपोर्शन है कि कहाँ, अगर रेवेन्यू को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इनके जो बिजनेसेस हैं, कोर बिजनेस, इन्होंने 3 जो वर्टिकल बनाए हैं, और उसमें पहला वर्टिकल कोर बिजनेस का है। कोर बिजनेस में ये KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कैफे आते हैं, और वो इनके पूरे रेवेन्यू का 84% कंट्रीब्यूशन वहां से आता है कोर बिजनेस से। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस जो कि नाइजीरिया और नेपाल में है, वहां से 10% रहे हैं लास्ट ईयर। और वही अगर देखें कि इनका जो बोंगो, स्ट्रीट फूड, आयल बार, ये अमरेली, और कह लें कि जो क्रश जूस बार है, वहां से 5% के करीब रहा है। लेकिन लास्ट ईयर ये यहाँ से कंट्रीब्यूशन इनको 16% के करीब था, जो कि इस साल चूंकि सारे मॉल्स, एयरपोर्ट बंद हैं, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ से कम आ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखना QSR सेगमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि काफी दिनों तक लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में ये सारी ग्रोथ डी ग्रोथ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और 33% KFC के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में 2021 में डी ग्रोथ देखा जा रहा है, जो कि 30% पिज्जा हट में था, और वहीं पर 61% कोस्टा कैफे के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में डी ग्रोथ देखने को मिला है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि हर आउटलेट से कंपनी के पास जो एवरेज डेली कह लें कि रेवेन्यू है वो कितना आता है, सेल्स कह लें तो 1 लाख के करीब 2021 में KFC का था, और वहीं पर 35,000 पिज्जा हट का था डेली। इनके पर आउटलेट के सेल हैं एवरेज के, और 18,500 के करीब कोस्टा कैफे का आ रहा है। हम कितना खर्च करते हैं, ये उसका अगर आकलन किया जाए कि एक ऑर्डर जो कंपनी को जाता है उस पर कितना एवरेज खर्च हो रहा है, तो 508 रुपए KFC में दे रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर 409 था। क्योंकि इकोनॉमी में एक बड़ा कॉस्ट पुश है, उसके कारण इन्फ्लेशन काफी बढ़े हुए हैं, और उसका एक जीता जागता उदाहरण दिखेगा कि हमारा जो एवरेज हम जो ऑर्डर कर रहे हैं इनको, उसमें काफी दाम बढ़े हुए हैं। 508 रुपए मतलब 100 रुपए के करीब लास्ट ईयर से KFC में बढ़ा हुआ है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे पिज्जा हट में, तो पिज्जा हट में तकरीबन 60 रुपए के करीब लास्ट ईयर से बढ़ा हुआ है। पिज्जा हट 530 रुपए एवरेज डेली ऑर्डर हो रहे हैं। और वहीं पर अगर कोस्टा कैफे की बात की जाए तो वो एकदम बराबर है, 320 रुपए प्रति ऑर्डर पे ले रहे हैं। अब हमने देखा कि पूरे सेक्टर में किस तरह से कंपनी कर रही है, और हम देखेंगे कि अब जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसमें वैल्यूएशंस कैसे हैं, हम इसको खरीदें कि नहीं खरीदें। जैसे कि जब भी हम कोई रियल एस्टेट खरीदते हैं तो हम वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टीज का, सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स का दाम देखते हैं कि कितना है, और उससे अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं उसका क्या दाम होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि पूरे सेक्टर में कंपनियां किस तरह से कर रही हैं। तो और इस पूरे सेक्टर की बात हम कर लें तो जुबिलेंट फूड ही केवल एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है, और कई सालों से कंपनी प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट रहने के कारण उसके अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ये काफी सुपीरियर हो चुके हैं। और कंपनी जुबिलेंट फूड 375 करोड़ रुपए कमाई है लास्ट ईयर में, जो कि इनका जो रेवेन्यू अगर देखें ट्रेलिंग 12 मंथ पे तो 3817 करोड़ के करीब है। देवयानी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो 63 करोड़ का लॉस है इनको 2021 में, और 1134 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की बात कर लें तो 99 करोड़ का लॉस है कंपनी को, और रेवेन्यू इनका 986 करोड़ का रहा है। और बर्गर किंग की बात कर लें तो 177 करोड़ का लॉस है उनको, और 494 करोड़ का इनका सेल्स है। अब हम इनको आंकें किस तरह से कि इनका वैल्यूएशंस क्या दे रही है कंपनी, तो हम देखते हैं कि मार्केट कैप निकालते हैं सबसे पहले कंपनियों का, कि जिस भाव पे देवयानी इंटरनेशनल अपने आईपीओ लेके आ रही है 90 रुपए के प्राइस पे, तो उसका जो मार्केट कैप होगा वो तकरीबन जो है 10,823 करोड़ का मार्केट कैप होता है वहां पर। मार्केट कैप के बाद हम निकालते हैं कि
मार्केट कैप कैसे निकलता है पहले देखेंगे कि मार्केट कैप मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस जो भी इशू होता है दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप। अब एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं कि टोटल कंपनी की को जो वैल्यू करते हैं तो मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कंपनी के पास जो कैश रहेगा। तो अगर आईपीओ के बाद जो कंपनी के पास 400 करोड़ रुपए के 440 करोड़ रुपए करीब आएंगे उसमें से कंपनी बोल रही है कि वो डेट खत्म कर देगी तो नेट डेट कंपनी का निल हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू भी कंपनी की वही रहेगी। जुबिलेंट फूड की अगर बात कर लें तो कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ के करीब है और इनका जो है एंटरप्राइज वैल्यू भी 50,000 करोड़ के करीब है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की बात कर लें तो वो तकरीबन 9,687 करोड़ के करीब एंटरप्राइज वैल्यू है। बर्गर किंग में 7,317 करोड़ के करीब टोटल मार्केट का एंटरप्राइज वैल्यू है। अब चूंकि कंपनियां ये प्रॉफिटेबल नहीं है जुबिलेंट फूड को छोड़ के, तो हम देखेंगे कि इनका जो एंटरप्राइज वैल्यू है और उनका जो सेल्स है उसमें कितना जो है वो कितने टाइम्स है एंटरप्राइज वैल्यू उनके सेल्स के, उनके रेवेन्यू का कितना टाइम्स मार्केट को वैल्यू कर रहा है। तो पूरी कंपनियों में देखें तो जो महंगी कंपनी दिखती है वो है बर्गर किंग, क्योंकि 14.8 टाइम्स अपने रेवेन्यू का उनको मार्केट कैप मिलता है। अगर वहीं पर वेस्टलाइफ की बात करें तो 9.8 टाइम्स मिलता है। जुबिलेंट फूड चूंकि एक अलग लीग में है, प्रॉफिट है कंपनी का, उसको 13.3 मिलता है। 9.5 देवयानी इंटरनेशनल का है जो कि एक कह लें कि डिसेंट है इस पूरे सेक्टर में। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज होगी इसमें कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रेवेन्यू रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने खुद के कई जो है तकरीबन 5 ब्रांड्स लॉन्च किए हैं और उस ब्रांड्स में रिस्क को काफी अच्छी तरह मैनेज किया है इन्होंने कि पैंडेमिक सीजन अगर खत्म होता है, ये पैंडेमिक पूरा खत्म होगा उसके बाद शायद कंपनी अच्छा कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अगर पूरे वैल्यूएशन रेंज में देखेंगे तो ये वैल्यूएशन आपको सस्ते मिल रहे हैं। तो यहां से भी आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिमिलर एसेट की कंपनियां जिनके रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड नहीं है, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की बात कर लें तो केवल और केवल वेस्ट और साउथ इंडिया में इनको लाइसेंस मिला है, बावजूद उसके उनको 9.8 मिलता है। लेकिन अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात कर लें तो 9.5 टाइम्स इनको केवल मिल रहा है, जहां पर कि रेवेन्यू काफी डाइवर्सिफाइड है। पूरे इंडिया पैन इंडिया में इनको लाइसेंस है इसको डेवलप करने का। अब दुनिया के उन्नत बाजारों में इन सारी कंपनियों के जो पेरेंट कंपनियां हैं उनको किस तरह से मार्केट वैल्यू करता है, क्योंकि वो कंपनियां अपने देशों में प्रॉफिटेबल हैं और उनके टोटल इंटरनेशनल बिजनेस को मिला लेंगे तो कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कि जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो उनके पैरामीटर्स और होते हैं। लेकिन हम अगर ईवी टू सेल्स वहां पर देखें तो डोमिनोज का 5.9 है, मैकडी जो है कि वो 12 टाइम्स है अपने ईवी टू सेल्स, और यम ब्रांड जो कि KFC और पिज्जा हट के हैं वो तकरीबन 9 टाइम्स में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये वैल्यूएशन जो पैरामीटर पे मुझे लग रहा है, चूंकि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी हो सकती है, इसके कारण जो है इन सारी कंपनियों को, लॉस मेकिंग कंपनियों को भी वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कंपनियां काफ़ी फैलेंगी और एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है और स्केल पे जाने पे ही कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। इसके कारण मुझे लगता है कि इस IPO में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहने की हेड स्पेस अभी भी काफ़ी है जहां पर कि आपको मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की चीज़ें आपके सामने रखते हैं, जहां पर कि एक अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं कि मार्केट में ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटी कैसी है, टेक्निकली और फंडामेंटली भी, और कभी कभी हम इस पर डेरिवेटिव एनालिसिस भी करते हैं।